अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है ना। केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल कंपोनेंट से क्या मुराद है? केमिकल कंपोनेंट से मुराद है कंपाउंड्स या केमिकल, और प्रोसेस से क्या मुराद है? जो बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं उसको प्रोसेस कहते हैं। उनका जो मुताला होता है वो क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ये एसेंशियल होती है अंडरस्टैंडिंग अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये जो बायोकेमिस्ट्री है हम क्यों पढ़ते हैं? हम इससे अनाटमी, अंदरूनी साख्त को, और फिजियोलॉजी मतलब बॉडी फंक्शंस को पढ़ सकते हैं, उनका डिटेल से मुताला कर सकते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकती है फोटोसिंथेसिस को, डाइजेशन के प्रोसेस को, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। फोटोसिंथेसिस कैसे? क्योंकि CO2 और H2O पानी आपस मिलते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। अब CO2 है, ये भी केमिकल है, H2O है, ये भी केमिकल है। ठीक है। डाइजेशन, ये इसमें क्या होती है? बड़े मालिक्यूल या खुराक के बड़े टुकड़े जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, जो है वो टूट जाती है, ये भी रिएक्शन हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होती है? ग्लूकोज वगैरह जब हम सांस लेते हैं वो गैसों का तबादला होता है या ग्लूकोज टूटता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है। ये भी क्या है? रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस हैं। तो बायोकेमिस्ट्री से क्या करती है? इसकी एक्सप्लेन करती है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन क्या है? कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये सर्टेन केमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है? पीछे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ऑलरेडी आप जानते होंगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने हों वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स वगैरह। ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक कौन से हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे ना पाई जाए। ठीक है। जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बेस हैं और साल्ट्स वगैरह हैं, एसिड्स वगैरह, ये सारे कहें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। केमिकल कंपोजिशन इन बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल। अगर हम देखें कि ये जो कंपाउंड्स हैं केमिकल, इनकी बैक्टीरिया या मेमल के सेल में क्या कंपोजिशन है, कितने परसेंट पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है वाटर। पानी की परसेंटेज बैक्टीरिया में 70% है, मेमल्स के अंदर भी 70% है। प्रोटीन कितना है बैक्टीरिया के अंदर? 15, मेमल्स के अंदर 18 है। कार्बोहाइड्रेट 3% इन बैक्टीरिया, मेमल्स के अंदर 4%, लिपिड्स 2%, इस तरह मेमल्स के अंदर 3%, DNA बैक्टीरिया के अंदर 1% है और मेमल्स के अंदर 0.25% है। RNA 6% है और मेमल्स के अंदर 1.1% है। इंजाइम या हार्मोन्स वगैरह वो कितने परसेंट हैं? बैक्टीरिया के अंदर 2% है, मेमल्स के अंदर भी 2% हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट जो हैं वो कितने हैं? बैक्टीरिया के अंदर 1% हैं और मेमल्स के अंदर भी 1% हैं। ठीक है। केमिकल एक्टिविटी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? केमिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे तब वो ज़िंदा रह सकेंगे, नहीं तो नहीं रह सकेंगे। केमिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है? केमिकल प्रोसेसेस मतलब रिएक्शन जो हो रहे हैं बॉडी में। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए केमिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो क्या करते हैं? वो माहौल से केमिकल लेते हैं और उनको चेंज करते हैं अदर केमिकल्स में, दूसरे केमिकल में, और इनको क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल के मटेरियल के लिए, सेलुलर मटेरियल बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल एक्टिविटी हो रही है, उसको एक नाम दिया जाता है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। क्या नाम दिया जाता है? मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म कहते हैं किसे? डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑल दी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। जितने भी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्टिविटी हो रही है, वो मजमूई तौर पर क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन सी हैं? पहले नंबर पर है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या है? जब सिंपल मालिक्यूल, छोटे मालिक्यूल
मिलकर कोई बड़ा मालिक्यूल बना दें या कम्प्लेक्स मालिक्यूल बना दें, क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 एक छोटा मालिक्यूल है, H2O एक छोटा मालिक्यूल है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपस में मिलती हैं, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बना देते हैं, ये एक बड़ा मालिक्यूल बन गया है। तो ये क्या है? सिंपल मालिक्यूल दो आपस मिले और एक बड़ा मालिक्यूल या कम्प्लेक्स मालिक्यूल बना दिया, ये क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म का प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद क्या है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? कम्प्लेक्स मालिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मालिक्यूल्स, ठीक है ना। जब बड़े मालिक्यूल टूट कर छोटे मालिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। मिसाल दोबारा इसी ग्लूकोज की ले लें। जब ग्लूकोज बनता है तो इसको एनर्जी हासिल करने के लिए दोबारा तोड़ा जाता है। हम खुराक खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली गोश्त खाते हैं तो प्रोटीन होता है, चर्बी वाली खाते हैं, मक्खन खाते हैं, रोटी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये टूटते हैं, फिर ये छोटे छोटे मालिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ATP में तब्दील हो जाते हैं। ये जितने भी मालिक्यूल हैं ये आपस में इंटर कन्वर्जन होते हैं, एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। जो एनाबॉलिज्म वाले मालिक्यूल हैं, छोटे मालिक्यूल, सिंपल मालिक्यूल कम्प्लेक्स मालिक्यूल बन सकते हैं और कम्प्लेक्स मालिक्यूल दोबारा टूटकर सिंपल मालिक्यूल में तब्दील हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये बॉडी में एक साथ हो रहा होता है। छोटे मालिक्यूल बड़े मालिक्यूल में तब्दील हो रहे हैं एक ही वक्त में, और बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में टूट रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है अकर इन हैंड इन सेल, ठीक है, एक ही साथ हो रहे होते हैं। इसके बाद है अगला टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो कार्बन है बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक, उनमें ये लाजमी तौर पर पाया जाता है और लाइफ के अंदर इसकी बुनियादी या रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, सेंट्रल पोजीशन में है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ये कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। कार्बन टेट्रावैलेंट क्या होता है? कार्बन कार्बन कम्बिनेशन, ये हम डिस्कस करेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। कार्बन हाइड्रोजन कम्बिनेशन, कार्बन ऑक्सीजन कम्बिनेशन, पेप्टाइड बॉन्ड, इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कार्बन नाइट्रोजन कम्बिनेशन भी कहते हैं, इसे हम CN कम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। फार्मेशन ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स या और फार्मेशन ऑफ माइक्रो मालिक्यूल, ठीक है। ये क्या करेंगे आज के टॉपिक में हम इसे डिस्कस करेंगे। दोबारा सुनिए इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है? बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और ज़िंदगी में इसको सेंट्रल पोजीशन मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये टेट्रावैलेंट है, ये कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन भी आपस मिल सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी आपस मिल सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बनाते हैं। ये CN कार्बन और नाइट्रोजन आपस मिलते हैं तो और किस्म के कंपाउंड बनाते हैं। मैक्रो मालिक्यूल बना सकता है और माइक्रो मालिक्यूल बना सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्बन ए टेट्रावैलेंट। टेट्रा निकला है 4 से, वैलेंट निकला है विलेंसी, कि जिसकी विलेंसी क्या हो? 4 हो, ठीक है ना। विलेंसी नंबर 4 हो उसे टेट्रावैलेंट करते हैं। विलेंसी से क्या मुराद है? कि ये किसी और के साथ या अपने जैसे कार्बन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड्स होते हैं एक ख़ास तरतीब से सिमेट्रिकली जुड़े होते हैं और एक स्टेबल टेट्राहेड्रन मतलब एक मज़बूत चकोर वाली साख्त बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है क्या करती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के एक मज़बूत साख्त देती है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है मजबूती देती है। दोबारा सुने, कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है, वैलेंसी 4 है, मतलब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ, और इसमें जो बॉन्ड होते हैं सिमेट्रिकली एक ख़ास तरतीब से अरेंज होती हैं और चकोर की स्ट्रक्चर होती है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मजबूत साख्त होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? कार्बन कार्बन कम्बिनेशन, कि जब कार्बन और कार्बन आपस में मिलते हैं तो कौन से कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। कार्बन जब म्यूचुअली क्या करता है? आपस मिलता है। कार्बन कार्बन से क्या मुराद है? कार्बन के मालिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कार्बन कार्बन कम्बिनेशन। कंबाइन म्यूचुअली फॉर्म स्टेबल स्ट्रक्चर, एक मजबूत किस्म की क़याम पज़ीर स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर ब्रांच भी हो सकती हैं, अन ब्रांच भी हो सकती हैं
और रिंग की हालत में भी हो सकती हैं। ठीक है ना। ये जो सी बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन कम्बिनेशन होता है, ये स्केलेटन बनाता है ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका ढांचा बनाता है। ठीक है, अब डायग्राम से आपको समझ में आएगी। ये देखिए यहाँ पे ये सीध में एक चेन है कार्बन की, इसे हम कहते हैं ये अनब्रांच चेन है। ठीक ना, सीधी चेन है, जिसको स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। इसके बाद ये देखें, ये एक और कार्बन की चेन यहाँ पे लगी हुई है, इसे हम ब्रांच चेन ऑफ कार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन के इस तरह कार्बन के साथ और कंपाउंड लगे हुए हैं और उसकी ब्रांच निकली हुई है। और तीसरे नंबर पे ये जो है, इसको हम कहते हैं ये एक तरह की रिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है ना, इस तरह बेंजीन का जो जिस तरह फार्मूला होता है, इस तरह ये क्या करता है, रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, साइक्लोपेंटेन बना रहा है। ठीक है, ये क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। मतलब कार्बन कार्बन के साथ जो कम्बिनेशन होता है वो कौन से कंपाउंड बनाता है, ब्रांच भी बनाता है, अनब्रांच भी बनाता है और रिंग फार्म वाले भी बनाता है। इसके बाद है कार्बन हाइड्रोजन कम्बिनेशन। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो कौन से कंपाउंड बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मुराद है CH बॉन्ड बनाना। ठीक है ना, CH बॉन्ड कम्बिनेशन। CH बॉन्ड कब बनता है कि ये जब C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6। ठीक है ना, अब इसमें C और H आ गया है, गौर करें, इसमें C और H आ गया ना, इसे हम कहते हैं CH या कार्बन हाइड्रोजन कम्बिनेशन। ठीक है ना, ये जब CH बॉन्ड बनते हैं मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है, ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज को देखें, C6H12O6, इसमें C और H दोनों आ गए हैं, कार्बन हाइड्रोजन कम्बिनेशन है, ग्लूकोज बना है। तो ये क्या है, एनर्जी हासिल करने का ज़रिया होते हैं। इसके बाद है कार्बन और ऑक्सीजन कम्बिनेशन, CO। ठीक है ना, CO कम्बिनेशन कब बनता है, ये वो कहता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बनता है CO कम्बिनेशन, या बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड। इसकी तफसील हम अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड किसे कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं दो मोनोसैकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, जिसमें एक का कार्बन अटैच होता है और दूसरे का ऑक्सीजन अटैच होता है, इसलिए इसको CO कम्बिनेशन कहते हैं। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद है कार्बन और नाइट्रोजन, CN कब बनता है, कार्बन कम्बाइंड विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेज। ये जो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तब वो मिलता है। एक अमाइनो एसिड का कार्बन अटैच होता है तो दूसरे अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन अटैच होता है, इसको CN लिंक भी कहते हैं या अमाइनो एसिड लिंकेज भी कहते हैं। ये कब बनता है, जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उनके दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है उनको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड फॉर बिटवीन द टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो जो बॉन्ड बनाते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में से एक अमीनो एसिड का कार्बन अटैच होता है, दूसरे का नाइट्रोजन अटैच होता है। ठीक है, इसलिए इसको कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज कहते हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कि मैक्रोमॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे बनते हैं। ये जो सेलुलोज है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये क्या हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। जो चीज़ इनसॉल्युबल होती है, हल नहीं हो सकती, वो किसी चीज़ की सेल की स्ट्रक्चर बना सकती है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, कार्बन बना सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल जो हैं छोटे मॉलिक्यूल, वो कैसे बनते हैं, वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। ये क्या करते हैं, रिलीज़ एनर्जी एंड बिल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। ये छोटे मॉलिक्यूल आप मिलकर दोबारा मैक्रोमॉलिक्यूल भी बना सकते हैं और ये ज़्यादातर पानी में हल पजीर होते हैं। ठीक है ना, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह आगे हम अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।